हेलो एवरीवन, टुडे इज़ अवर टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। आज ग्लोबलाइजेशन पर ही डिस्कस करते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है वैश्वीकरण। तो आज देखते हैं कि आखिर ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट है क्या और आखिर आया कहाँ से ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये एंशियंट टाइम से ही पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व का एकीकरण। मतलब जब पूरा विश्व या पूरा वर्ल्ड हम कह सकते हैं अलग अलग पार्टों में ना डिवाइड होकर पूरा विश्व पूरा वर्ल्ड एक बन जाता है। मतलब हर कंट्रियां एक दूसरे पे डिपेंड हो जाती हैं और उनका कहीं ना कहीं ट्रेड होने लगता है। एक दूसरे से टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगता है और इंटरकनेक्टेड हम कह सकते हैं। जब हर कंट्री एक दूसरे से पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड हो गई है, एक दूसरे के काम में भी कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री इंटरफेयर कर रही हैं, एक कंट्री के किसी भी वर्क से दूसरी कंट्री का काम प्रभावित होने लगा या उस पर कोई प्रभाव पड़ने लगा, तो इसको ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मतलब पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक हो चुका है और एक दूसरे से पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है। तो ये चीज तो देखिए एंशियंट टाइम से ही चल रही थी। हम अगर देखें तो प्राचीन समय में भी बहुत से लोग दुनिया के अलग अलग पार्टों में जाया करते थे, ट्रेड किया करते थे, आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। तो ये चीज ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले से चल रहा है, कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्लोबलाइजेशन मतलब ये होता है कि पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेड का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। मतलब हर कंट्री एक दूसरे से ट्रेड करती है और अपनी जरूरतें पूरी करती हैं। जिस कंट्री के पास जो चीजें नहीं होती हैं वो दूसरी कंट्री से परचेस कर लेती हैं और अपनी जरूरतें पूरी करती हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूल्स हो या मेडिकल से रिलेटेड कह सकते हैं मेडिकल किट हो या मेडिसिन हो या कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज समझ लीजिए जो किसी एक कंट्री के पास नहीं है और अगर उस कंट्री को उन चीजों की जरूरत है तो वो उस कंट्री से उस चीजों को परचेस कर सकती हैं जिन कंट्रियों के पास वो चीजें हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजियों का भी कह सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कई तरह की चीज़ों का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और हम बोले तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड हर वो चीज़ जिसकी एक कंट्री को ज़रूरत होती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत एंशियंट टाइम से चल रहा है। हम इंडियंस भी बहुत, मतलब एंशियंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हमारा जो बिजनेस हुआ करता था वो फॉरेन से ट्रेड चलते थे। अफगानिस्तान हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी एक जगह का नाम है दिलमुन व माकन। ये अफगानिस्तान में एक सेंटर पॉइंट थे, वहां से हमारे इंडियंसों का ट्रेड हुआ करता था। हम वहां पे बहुत सी अपनी चीजें, इंडिया की बनी हुई चीजें जाती भी थी और वहां से इंडियंस बहुत सी चीजें परचेज भी किया करते थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन लो या वैदिक सिविलाइजेशन लो, तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट हो, या मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर में भी विदेशों से हमारा ट्रेड चलता था। इसके बाद में गुप्ता एम्पायर आया था, तो कई तरह के आए थे। मुगलों के समय भी भारत का विदेशों से ट्रेड होता था और चीन से भी हमारा ट्रेड काफी पुराना है। तो ये ट्रेड मतलब ग्लोबलाइजेशन, कि ये ग्लोबलाइजेशन तो बहुत पहले से चल रहा है कि ट्रेड चल रहा है। कई तरह के उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो इंडिया आया करते थे, चीन से बहुत से लोग आया करते थे, अरब से बहुत से लोग आया करते थे, हम वहां जाते थे। तो पूरा वर्ल्ड तो उसी समय इंटरकनेक्टेड हो गया था। लेकिन मेन ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आया था। क्योंकि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई थी कहीं ना कहीं। तो इसके बाद एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था कि जिससे पूरे वर्ल्ड में एक पीस स्टेब्लिश हो। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, हजारों कह सकते हैं इनोसेंट पर्सन मारे गए थे, पूरी वर्ल्ड की कहीं ना कहीं इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तो उसी इकोनॉमी को पूरी तरह से रीस्टेब्लिश करने के लिए और पूरी दुनिया को एक इंटरकनेक्टेड करने के लिए और एक पीस स्टेब्लिश करने के लिए सभी कंट्रियों ने मिलकर ये ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ाया। देखिए बढ़ाया था क्योंकि था तो बहुत पहले से, लेकिन इसको यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। क्योंकि इनका मानना यह था कि जब दो या दो से ज्यादा देश, मतलब जब अधिक से अधिक देश, मोर देन मोर कंट्रियां आपस में ट्रेड करने लगेंगे तो उनमें जो वॉर की पॉसिबिलिटीज है बहुत कम हो जाती है। और ये बात काफी हद तक आज तक सक्सेसफुल हो रही है। क्योंकि जब
दो कंट्रियां आपस में बहुत ज्यादा ट्रेड करती हैं, वहां के लोगों का आपस आना जाना होता है और हर कंट्रियां एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी, तो उनमें वॉर की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की इकोनॉमी ही ट्रेड पे टिकी रहेगी। और दोनों ही कंट्रियां जब एक दूसरे की जरूरत पूरी करने लगेंगे तो वॉर तो होना ही नहीं है, और एक अच्छा पीसफुली एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, पहले तो था ही सही, उसके पहले भी हुआ था, हमने बहुत सी कंट्रियों से ट्रेड किया था, ट्रेड तो चलता ही था, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, चाहे हर मैटर में हो। और मेन उसके बाद ये जो बढ़ा था टेक्नोलॉजी के मैटर में बढ़ा था, कि अब ज्यादा से ज्यादा नए नए टूल्स इनोवेशन करना है, टूल्सों का नए नए कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट बनाना है, और उन्हें उन कंट्रियों को सप्लाई करना है जिन कंट्रियों को उन चीजों की जरूरत हो। तो ये था ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था पहले, लेकिन इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, क्योंकि जब ट्रेड बढ़ेगा तो वॉर की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएगी। तो आखिर ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी भी कुछ समझना है कि मतलब है क्या। तो देखिए ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इसको माना जाता है एक प्रोसेस होती है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्रियां आपस में ट्रेड करते हैं, और जिसको जिस चीज की जरूरत होती है वो उसे किसी दूसरे देश से खरीद लेता है, या उन्हें बेच भी सकता है, मतलब सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी चीज हो। मैंने बताया टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल चीजें हो, मतलब एनीथिंग, कोई सी भी चीज ले हो, अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो आप दूसरी कंट्रियों से परचेस कर लोगे, और अपने यहाँ की बनी हुई चीजें दूसरी कंट्रियों में कह सकते हैं एक्सपोर्ट भी कर दो, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो जब सभी कंट्रियां आपस में मिलकर इस तरह का बिजनेस करने लगती हैं तो माना जाता है उनके बीच एक सोसाइटी बन गई, फिर वो एक देश ने, मतलब कह सकते हैं एक वर्ल्ड नहीं होता, वो एक सोसाइटी बन जाती है, एक समाज बन जाता है, कि वो सबका मिला जुला समाज है। तो आज हम जो अपनी दुनिया को देख रहे हैं ना, वर्ल्ड को, ये पहले ऐसा नहीं था। आज तो पूरा वर्ल्ड एक हो चुका है, इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं, सभी देश एक दूसरे पे डिपेंड हो चुके हैं, एक सोसाइटी बन चुकी है कि सभी मिलकर उस सोसाइटी में रह रहे हैं और एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। आज आप किसी भी दूसरे देश में जा सकते हैं, वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वहां के लोगों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, वहां पे जॉब कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण ही सभी कंट्रियों ने एक दूसरे के देश के लोगों का वहां पे आना जाना अपने देशों में एक्सेप्ट किया है। और काफी जो उस समय कह सकते हैं एक कंट्रोवर्सी हुआ करती थी कि दूसरी कंट्री के लोगों का हमारी कंट्री में आना जाना नहीं हो, तो वो पॉसिबिलिटीज भी कम हुई। आज हर देश ये चाह रहा है, हर कंट्री ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड लोग, ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे कंट्रियों में आए, यहाँ पे बिजनेस करें, यहाँ पे जॉब करें। तो आज की कंडीशन ये हो चुकी है कि भारत की कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां फॉरेन में जा चुकी हैं, यहाँ के लोग फॉरेन में जा चुके हैं, और फॉरेन की भी कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ चुकी हैं। क्योंकि देखिए उससे क्या होता है, यही तो हुआ है कि हर कंट्री ने अपने यहाँ पे दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं, दूसरे देशों की बनी हुई चीजें हैं, उनको बनाने की और उनको कह सकते हैं अपने लोगों तक पहुंचाने की परमिशन दी है। तो इंडिया में भी देखिए, आज मान लो अमेरिका में कोई चीज बन रही है, तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ अमेरिका के लोगों को ही मिलेगी। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां और जो उनके फैक्ट्रियां हैं वो इंडिया में भी हैं। तो वहां पे अगर कोई चीज लोगों को अवेलेबल हो रही है अमेरिका की बनी हुई, और अगर वो चीज अच्छी है तो वो हमको भी तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, अब हमको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, हजारों सालों तक लोग वेट करते थे कि कोई दूसरी देश में बनी हुई चीज है वो हमको मिलेगी, तो काफी वेट करना पड़ता था। लेकिन आज वेट नहीं करना पड़ता है, आज पूरी दुनिया कनेक्टेड हो चुकी है। आज इंडिया में अगर कोई नया इनोवेशन होगा तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ इंडिया में होगा, वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, तुरंत लोगों की जरूरतें पूरी की जाएंगी। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, और इसमें कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का भी लेन देन होगा, पैसों का भी लेन देन होता है। तो पूरी दुनिया कह सकते हैं पूरा वर्ल्ड आपस में जुड़ गया है। हम घर बैठे फॉरेन से चीजें मंगवा सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, अपनी जरूरत की चीजें परचेस कर सकते हैं, और जरूरत की चीजें, दूसरों की जरूरत की चीजें सेल भी कर सकते हैं। आज ऑनलाइन मार्केटिंग हो चुकी है। देखिए पहले ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं थी, आप फॉरेन की बनी हुई चीज कोई भी मंगवा लीजिए, आप गूगल पे जो भी चीज सर्च करेंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह से फॉरेन में बैठा हुआ कोई पर्सन होगा, अगर उसको इंडिया की कोई चीज पसंद आ जाएगी तो उसको भी तुरंत वो अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही कंट्रियों के, हमारी भी कई मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरी कंट्रियों में वर्क कर रही हैं, और दूसरी कंट्रियों के भी, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, इन सब की भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां
इंडिया में अपना वर्क कर रही हैं, और उनका वर्क यही होता है कि अगर जो भी नई चीज बन रही है, जो भी अच्छी चीज बन रही है, पूरे वर्ल्ड में वो चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और उनका प्रॉफिट हो सके, उनका भला हो सके। तो यही वैश्वीकरण में होता है, और इसी से क्या होता है, जब ज्यादा से ज्यादा ट्रेड बढ़ जाता है तो इसमें वॉर की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है। और इसमें यह होता है कि कोई भी देश सिर्फ अपनी बाउंड्री तक सीमित नहीं होता, मतलब सिर्फ अपनी बॉर्डर तक सीमित नहीं होता है, वो अपनी बॉर्डर से आगे जाकर ट्रेड करता है। मतलब इंडिया ऐसा नहीं है सिर्फ अपनी बॉर्डर के अंदर ही, अपनी टेरिटरी के अंदर ही बिजनेस करेगा, नहीं, इंडिया भी, इंडियंस भी, अगर आप चाहें तो कोई सी भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी कंपनी ब्रिटेन में स्टार्ट करना चाहता हूं, तो आपको बिल्कुल ब्रिटेन की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन देंगे, आप अपनी फैक्ट्री, आप अपनी कंपनी वहां पे स्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ऐसी चीज का बिजनेस करना चाहता हूं जिसकी डिमांड इंडिया में कम है लेकिन विदेशों में ज्यादा है, तो या तो आप इंडिया से भी उस चीज को विदेशों में, फॉरेन में सप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे फ्रांस में ही अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करना है, ब्रिटेन में करना है, यूएस में करना है, तो उन कंट्रियों की गवर्नमेंट भी आपको परमिशन देगी कि आप अपनी फैक्ट्री वहां पे स्टेब्लिश कर दें। बस आपके पास उतनी कैपिटल होनी चाहिए, और कुछ उन गवर्नमेंट के कह सकते हैं पेपर वगैरह होने चाहिए, उस पेपर की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। इसी तरह से उन कंट्रियों के भी लोग रहते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि इस चीज की डिमांड इंडिया में ज्यादा है, तो वो अपनी फैक्ट्री डायरेक्ट इंडिया में आके इंडिया की गवर्नमेंट से परमिशन लेके स्टेब्लिश कर देते हैं। तो आज पूरा वर्ल्ड एक मिला जुला कह सकते हैं समाज हो चुका है, सोसाइटी बन चुकी है। और इससे क्या होता है कि देखिए, इससे प्रॉस्पेरिटी आती है, मेरे लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजियां मिल रही हैं। आज हमको किसी भी चीज के लिए वेट नहीं करना पड़ता, जो भी नई चीज मार्केट में आई है तुरंत हमें अवेलेबल हो जाएगी, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो माना जाता है कि आज इस ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से कोई भी कंट्री बच ही नहीं सकती, कोई भी ऐसा देश है ही नहीं जो किसी दूसरी कंट्री से बिजनेस ना करे। पहले ऐसा पॉसिबल होता था कि आप सिर्फ अपनी टेरिटरी के अंदर ही लिमिटेड रहें, लेकिन आज ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अगर आज मान लीजिए कोई एक ऐसी कंट्री है जो दूसरी कंट्रियों से बिजनेस नहीं कर रही, तो उसकी इकोनॉमी क्या रहेगा, ये इकोनॉमी बढ़ती है ट्रेड करने से। आप जानते हैं जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपके लोगों की प्रोग्रेस होगी, क्योंकि आपको नई नई चीजें मिल रही हैं। आज कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है कि जो सारी फैसिलिटी अपने यहाँ के लोगों को अवेलेबल करवा दे, जो पूरी तरह से खुद ब खुद कह सकते हैं इंडिपेंडेंट हो। मतलब कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट होते ही हैं, चाहे बड़े से बड़ा कंट्री हो। यूएस भी है तो बहुत सी चीजों के लिए यूएस भी आज माना जाता है, अमेरिका तो वर्ल्ड की सुपर पावर है, लेकिन यूएस भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो उसको इंडिया से परचेस करनी पड़ती है, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ट्रेड तो करना ही पड़ेगा, और कोई भी कंट्री इससे बच नहीं सकती। अगर उनको अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा उनका काम करना है, उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, और अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाना है, तो इसके लिए उनको ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, विश्व का आज एकीकरण हो चुका है, मतलब पूरा विश्व एक बन चुका है माना जाता है, और कोई भी कंट्री इससे बच ही नहीं सकती, उनको ट्रेड करना ही पड़ेगा और उनको इसमें पार्टिसिपेशन करना ही पड़ेगा। तो देखिए, ये यहाँ पे होता है ग्लोबलाइजेशन। लेकिन व्हाई डू वी नीड ए ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन की जरूरत क्या है? ग्लोबलाइजेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम पूरी तरह से सेल्फ डिपेंड कहाँ हैं। अगर हम साफ बोल देंगे कि हम ना तो किसी से कोई चीज परचेस करेंगे, ना कोई किसी से को कोई चीज देंगे, ना इंपोर्ट करेंगे, ना एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा मार्केट क्या रहेगा, हमको क्या चीजें अवेलेबल होंगी। मैंने को कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में भी बताया था कि चीन ने ये बहुत कोशिश करी थी। चीन जब 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ था, तो चीन ने यही कहा था कि हम किसी से ना कोई चीज परचेस करेंगे, ना कुछ देंगे। लेकिन इसके कारण उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से गिर चुकी थी, और 1970 तक आते आते चीन ने फिर ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करा था। और इंडिया भी जब इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इंडिया ने भी बहुत कोशिश यही की थी कि हम तो जितना ज्यादा हो चुकेगा सेल्फ डिपेंड रहेंगे, हम भी इस ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में कई नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इंडिया में भी उस कारण क्या हुआ था, जब ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में इंडिया ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, तो हमारे भी काफी प्रोग्रेस हुई थी, लेकिन काफी सेक्टर ऐसे रह गए थे जिनमें प्रोग्रेस ही नहीं हुई। तो आखिरकार क्या हुआ कि हमको इस ग्लोबलाइजेशन का इंडिया को भी कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ा था कि हाँ, अब हमको बिजनेस करके ही अपनी इकोनॉमी को और अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो इस कारण हमको जरूरत है, हमारे लोगों की जरूरत पूरी करना है, नई नई टेक्नोलॉजियां चाहिए। हम अगर बिजनेस नहीं करेंगे तो हमारे पास टेक्नोलॉजियां कहां से आएंगे। हमारे आज आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन टूल्स यूज किए जाते हैं, वेपन्स भी सारे कह सकते हैं विदेशों से आते हैं। तो अगर हम अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी एग्रीकल्चर को, हमारे बिजनेस को, तो हमको पूरी तरह से इस ग्लोबलाइजेशन में
पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा और इसी कारण हमको ग्लोबलाइजेशन की जरूरत है, ताकि हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजियां मिल सके, नई नई चीजों का हमको नॉलेज हो सके और हम हमारे आसपास की कंट्रियों से ज्यादा वहां से ट्रेड करें और उन लोगों को समझ सकें, क्योंकि जब ट्रेड होता है ना तब दो कंट्रियां आपस में एक दूसरे को समझती हैं और उनकी समझ भी बढ़ती है, इसलिए ग्लोबलाइजेशन की जरूरत है। देखिए केस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या थे, तो ग्लोबलाइजेशन के 3 रीजन होते हैं, पॉलिटिकल होता है, एक इकोनॉमिक होता है, कल्चरल होता है। एक वन बाय वन हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल क्या होता है, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि एक कंट्रोवर्शियल मैटर है ग्लोबलाइजेशन का। क्यों कंट्रोवर्शियल मैटर है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस मतलब राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण कैसे होते हैं, क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन एक कंट्रोवर्शियल मैटर है और इससे कोई भी कंट्री हो उनकी जो गवर्नमेंट होती है उनकी काम करने की पावर में कमी आ जाती है। अब ये काम करने की पावर में कमी कैसे आ जाती है, क्योंकि देखिए आज जब पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो चुका है और आज हमको पूरे दुनिया में घर बैठे ही सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। आज अमेरिका में कुछ भी होगा तो हमको घर बैठे उसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। फ्रांस में कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है, हमको उसके तुरंत कुछ मिनट बाद ही उसकी न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। तो और आज कह सकते हैं सबसे ज्यादा ध्यान जो दिया जाता है वो दिया जाता है मानव अधिकारों पे, मतलब ह्यूमन राइट्स पे ध्यान दिया जाता है, सरकारों पे के काम काज पर ध्यान दिया जाता है। यूएन बना हुआ है 1945 में, यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे वर्ल्ड में नजर रखता है कि कौन से देश की सरकार क्या कर रही है। तो अगर ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो न यूएन होता, न कोई भी कह सकते हैं किसी पे ध्यान रखता और सरकार खुल के जो डिसीजन लेना होता ले लेती। लेकिन आज मानव अधिकारों की बात होती है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है कि किसी भी तरह से वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में ह्यूमन राइट्स का तो वायलेशन हो ही नहीं सकता है। सरकार कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो, मतलब मानव अधिकारों के अगेंस्ट हो। आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां फॉरेन में है और फॉरेन की हमारे यहाँ पे, तो जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उन मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑनरों से मिलकर लेती है। ये भी है क्योंकि सरकार का काम आज ये हो चुका है क्योंकि सिर्फ आप एक प्रोटेक्शन दे लोगों को और अपने नागरिकों का भला करें, मतलब कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करें। बाकी सारा काम तो मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही है ना, वही लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर रही हैं। पहले काम ये होता था सरकार प्रोवाइड करती थी, लेकिन आज सरकार प्रोवाइड नहीं कर रही, आज तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आ चुकी हैं। तो सरकार का कामकाज कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका है और गवर्नमेंट को अपने डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि सबसे मिलजुल कर डिसीजन लेना है। फिर वर्ल्ड लेवल का एक फोरम बना हुआ है वो यूएन, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट के जो लिए हुए डिसीजन रहते हैं उन पर भी नजर रखता है कि अगर गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन ले रही है तो तुरंत उन पर बैन लगाए जाते हैं, सैंक्शन लगाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट को आज कोई भी देश हो उसकी गवर्नमेंट सेपरेट नहीं है, वो सब मिलजुल कर आपस में ही कह सकते हैं एक दूसरे से कंसल्ट करके डिसीजन लेती है। भले वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, वो इंडियंस के लिए डिसीजन लेना चाह रही है तो उनको कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को एक नजर में रखकर सोचना पड़ता है कि अगर हम कोई डिसीजन लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी किसी तरह से कोई कंट्रोवर्सी हो जाए या यूएन इस पर कोई सैंक्शन लगा दे। तो यहां पे माना जाता है कि गवर्नमेंट के काम करने में भी बहुत ज्यादा पावर में कमी आती है। तो ये होता है क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से फैसला नहीं कर पाती है क्योंकि उनको बहुत से लोगों से मिलकर डिसीजन लेना पड़ता है। तो और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि देखिए गवर्नमेंट के काम करने की पावर में कमी आई है, लेकिन इससे लोगों को प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ है, गवर्नमेंट की पावर भी बढ़ी है। क्योंकि देखिए अगर ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता तो हमको नई नई टेक्नोलॉजियां नहीं मिलती, और आज कोई भी कंट्री अगर प्रोग्रेस करती है तो नई नई टेक्नोलॉजी के दम पर ही करती है। आज अगर ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो फॉरेन के नए नए टेक्नोलॉजी हमको प्रोवाइड नहीं होती और ना हम इतने डेवलप होते। हम डेवलप हुए हैं या कोई भी कंट्रियां डेवलप हो रही है नई नई टेक्नोलॉजी पे। आज इंटरनेट है, कंप्यूटर है, हैंड मोबाइल हो गए, हाथ में ही आज मोबाइल हो चुके हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें हो चुकी हैं, ट्विटर है, इंस्टा है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है, व्हाट्सअप है, ये सब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। फेसबुक है, आज कोई भी न्यूज़ फेसबुक पे आते से सबको कह सकते हैं पता चल जाती है, व्हाट्सअप पे कह सकते हैं कोई भी न्यूज़ फैल जाती है। तो ये सब इसके कारण कहीं ना कहीं लोगों का प्रॉफिट भी हुआ है, लोगों की पावर बढ़ी है, आम नागरिकों को अपने अधिकार का पता चला है। तो ये चीज अच्छी भी है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर है क्योंकि कुछ पॉलिटिकल लीडरों का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण पावर कम हो जाती है, कुछ पॉलिटिकल लीडरों का कहना है कि इससे नागरिकों को उनके अधिकार पता चलते हैं, एक देश में क्या चल रहा है, सरकार के कामकाज भी पूरी तरह से हाईलाइट होते हैं कि
आज हमको तुरंत पता चल जाता है कि आज गवर्नमेंट ने कौन सा बिल पास किया है, क्या किया है। न्यूज़पेपर, मीडिया, ये सब ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होते हैं, इंटरनेट, टीवी। तो इन सब के कारण गवर्नमेंट की पावर भी बढ़ती है और लोगों को भी उनके राइट्स पता चलते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, और नई नई टेक्नोलॉजियां आती हैं जिससे गवर्नमेंट उन टेक्नोलॉजियों का यूज करके अपनी कंट्री की इकोनॉमी, अपनी कंट्रियों के जो लोग होते हैं उनका भला कर सकती है, उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे प्रोग्रेसिव चीजें अवेलेबल करवा सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आज गवर्नमेंट इकट्ठा कर सकती है चीजों की। तो ये होते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। सेकंड होता है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, मतलब आर्थिक कारण क्या होते हैं। देखिए आज पूरी दुनिया में इकोनॉमिक पॉलिसी एक जैसी हो गई है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हर कंट्रियां कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं और हर कंट्री ये चाहती है कि हमारी इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। चाहे बिजनेस की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, करेंसी का लेन देन हो, कुछ भी हो, कैपिटल हो, लोगों का, थॉट का, मतलब आज हजारों लोग एक देश से दूसरे देश में आना जाना करते हैं। तो ये सब क्या होता है, इससे पूरी इकोनॉमिक डिपेंड होती है, क्योंकि आज पूरी कंट्रियों की इकोनॉमिक पॉलिसी एक जैसी हो गई, क्योंकि हर कंट्री ये चाहती है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा ट्रेड बढ़े, हमारी ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी बढ़े। तो इसमें यही होता है ना कि ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, पैसों का लेन देन बढ़ेगा, लोग एक देश से दूसरे देश में आएंगे जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, बहुत सी कंट्रियां पहले इन सब चीजों पे सैंक्शन लगाया करती थी कि नहीं ये सब नहीं होंगे, ना इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे, या किसी दूसरी कंट्री का पर्सन हमारे यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता है। तो और दूसरी चीजों से हम टेक्नोलॉजी भी नहीं परचेस करेंगे, क्योंकि क्या मालूम वो कौन सी टेक्नोलॉजी हमको दे दें जो हमारे लिए कह सकते हैं हार्मफुल हो जाए। तो आज इन सब चीजों पे उन कंट्रियों ने अपनी जो ये सोच थी पहले कि हम नहीं करेंगे ये सब, ये सोच उनकी बदल गई, क्योंकि आज उनको अपनी इकोनॉमी बढ़ाना है, अपने लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना है। तो आज ये जो है ना कि ये जो कॉन्सेप्ट था पहले कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरी कंट्री के लोगों को अपने यहाँ पे आने नहीं देंगे, सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। इनमें बहुत सारे जो सैंक्शन लगाया करते थे अब वो सैंक्शन हट गए हैं। अब हर कंट्री ये चाह रही है कि हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड लोग, देखिए माइंडेड पर्सन आना चाहिए, माइंडेड पर्सन आए, हमारे यहाँ पे जॉब करें, हमारा बिजनेस फैला दें, हमारा बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा हमको प्रॉफिट हो, हमारा मार्केट डेवलप हो। तो इस कारण क्या होता है कि कई जो जो डेवलप कंट्रियां हैं, जो पूरी तरह से डेवलप है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, वो दुनिया भर के कह सकते हैं अच्छे, कह सकते हैं जो साइंटिस्ट हैं उनको अपने यहाँ पे बुलाते हैं ताकि आप हमारे यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे जॉब करें। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह के लोग अगर हमारे यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारा देश महान बन जाएगा, ग्रेट बन जाएगा, नए नए इनोवेशन होंगे, नई नई चीजें हमारे यहाँ से दूसरे देशों में सप्लाई होंगी। इंडिया भी आज यही चाह रहा है, हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह का इकोनॉमी होता है ताकि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा ट्रेड बढ़ेगा, पूरे वर्ल्ड लेवल में हमारा नाम होगा कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजियां, सबसे ज्यादा इनोवेशन हमारी कंट्री से हो रहा है। हर कंट्री आज ये कॉन्सेप्ट रखना चाह रही है। कंप्यूटर, इंटरनेट से ये चीज तो और ज्यादा बढ़ चुकी है, जो इसके फेवर में भी है। तो इसमें भी ये है कि इकोनॉमी बढ़ाने के लिए आज हर कंट्रियां इस तरह के ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ा रही हैं। और इसमें भी यही होता है कि अगर कोई इंडिया में है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा बिजनेस बढ़ाना है और वो बिजनेस इंडिया में नहीं बढ़ सकता, अमेरिका में बढ़ सकता है, तो वो अपना बिजनेस अमेरिका में जाके स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई अमेरिकन से वो ये सोच रहा है कि अमेरिका में तो इस तरह के बहुत बिजनेस हो चुके हैं, अमेरिका में कॉम्पिटिशन ज्यादा है, मैं इस चीज का बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो भी इंडिया में आ सकता है। और इसी कारण आज आप देख रहे हैं कि भारत में कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो फॉरेन की हैं, फॉरेन में भी कई मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया की हैं। तो इंडियंस भी फॉरेन में है, फॉरेन वाले यहाँ पे हैं, तो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस हो रहा है। जिसको जहां लग रहा है वो वहां बिजनेस कर रहा है, कोई भी किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकता है, रह सकता है। ये सब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस के कारण पॉसिबल हुआ है। और इसमें भी ये माना जाता है कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो सोसाइटी का कह सकते हैं प्रोग्रेस होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी। लेकिन कुछ लोग यही कहते हैं कि अगर इस तरह से हर कंट्री अपना मार्केट डेवलप करती जाएंगी, जैसे चीन आज पूरी दुनिया में अपना मार्केट डेवलप करता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि पहले तो वॉर करके दूसरे देशों को जीता जाता था, लेकिन आज कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। आज ट्रेड करके दूसरे देशों को जीता जा रहा है। आज चीन ट्रेड इतना ज्यादा कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने ऊपर डिपेंड कर लेगा, फिर उन पर अपनी पॉलिसियां थोपने लगेगा। यही है कि जिस कंट्री का ट्रेड ज्यादा बढ़ जाएगा वो अपनी पॉलिसियों से दूसरी कंट्रियों को प्रभावित करेंगे, इंपैक्ट करेंगे, उन पर प्रेशर डालेंगे, जो आज कहीं ना कहीं यूएस करता ही है, क्योंकि उसका बिजनेस बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड लेवल में। तो कहीं और बहुत सी कंट्रियां उसमें डिपेंड है, तो जो देश डिपेंडेंट हो जाएगा, देखिए
उसको दूसरे देशों की बात माननी पड़ेगी। तो इसमें ये चीज माना जाता है। और उसमें ये भी है कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के कारण अगर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ जाती हैं, तो फॉरेन की कई मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ गई हैं, तो हमारे यहाँ के जो छोटे मोटे शॉपकीपर हैं उनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल ठप पड़ जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि बड़े बड़े वॉलमार्ट बन गए, डी मार्ट बन गए, ट्रेजर बाजार बन गए, ये तो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने स्टेब्लिश कर दिया। और वो एक साथ हजारों टन कह सकते हैं सामान गुड्स बनाती हैं, तो उनको कम प्राइस में सेल कर देते हैं। तो जो हमारे छोटे मोटे दुकानदार हैं उनका क्या होगा, उनकी तो दुकान ही खत्म हो जाएगी। छोटे मोटे लोग क्या करेंगे, तो माना जाता है कि इसमें रिच तो और ज्यादा रिच हो जाएगा और गरीब और ज्यादा गरीब हो जाएगा। क्योंकि गरीबों का क्या करेंगे, एक बेचारा जो छोटा मोटा किराने की दुकान लगा के बैठा हुआ है उसको क्या करेगा, क्योंकि बड़े बड़े वॉलमार्ट बन जाएंगे तो लोग तो फिर वॉलमार्ट में ही जाएंगे, छोटे मोटी जगह से कौन परचेस करेगा। और वो मार्ट वाले उस चीज को आज आप देख रहे हैं कम प्राइस में सेल कर देते, क्योंकि वो हजारों टन सामान एक साथ उनका मार्केट में जाता है। लेकिन छोटे मोटे शॉपकीपरों का जो बिजनेस है वो खत्म हो रहा है, और उनके पास कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट का कोई जरिया ही नहीं है। तो माना जाता है कि अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब तो बिल्कुल ही पूरी तरह से गरीब हो जाएगा, और हम दूसरी कंट्रियों पर डिपेंड हो जाएंगे। इसमें यह भी है कि हमको ज्यादा से ज्यादा डिपेंड नहीं होना है, हमको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट नहीं करना है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो हर चीज के देखिए दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ग्लोबलाइजेशन के भी दो पार्ट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। कि ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा भी है, इससे पूरी दुनिया में एक प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है और लोगों को नई नई टेक्नोलॉजियां प्रोवाइड तो हुई हैं। लेकिन इसके कारण ये भी हुआ है ना कहीं हम दूसरी कंट्रियों पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए। हमने नया क्या किया, तो हमको इस समय नया करने की भी जरूरत है, जो बहुत से लोग बोलते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं वो अपना ट्रेड के थ्रू हमको बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड कर लें, फिर हम पे अपनी पॉलिसियां थोपने लगे, हमको उनकी बात माननी पड़े। क्योंकि एंशियंट टाइम में और वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप देखें या इंडियन हिस्ट्री देखें तो ऐसा कई बार हो चुका है कि दूसरे देशों ने अपनी पॉलिसियां थोपी हैं, दूसरे देशों पर मतलब जबरदस्ती उनको अपनी बात मनवाई है। तो ये है इकोनॉमी कॉन्सिक्वेंस। लेकिन हाँ, इकोनॉमी तो बढ़ती है, इसी के कारण आज हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को स्टेब्लिश कर रही है। अब कल्चरल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, देखिए ग्लोबलाइजेशन के कारण ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री का कल्चर भी प्रभावित होता है। देखिए जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो बहुत सी दूसरी कंट्रियों के लोग हमारे यहाँ पे आएंगे, हम वहां पे जाएंगे। तो जब दोनों देशों के लोग या बहुत सारे कंट्रियों के लोग एक देश से दूसरे देश में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आना जाना करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका कल्चर भी मिक्स होगा। जब हम दूसरी कंट्री के पर्सन से मिलते हैं तभी हमें पता चलता है कि उनकी सोच क्या है, उनकी थॉट क्या है, उनकी ट्रेडिशन क्या है, उनका कल्चर क्या है, और वो मिक्स हो जाता है। क्योंकि इंडिया की बात करें और पूरे वर्ल्ड की भी बात करें तो तो एंशियंट टाइम से ये चीज चल रही है। हमारे यहाँ पे अरब के भी बहुत से लोग आते थे, ब्रिटेन फ्रांस से भी बहुत से कह सकते हैं लोग आए हैं, चीन से भी बहुत से लोग आया करते थे, हमारे यहाँ से वहां जाते थे। तो इसमें क्या होता है, देखिए मेल मिलाप तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लोगों को एक दूसरे को समझने में आसानी हो जाती है कि दूसरे पर्सन को हम समझे, दूसरे देश को। लेकिन माना जाता है कि इससे कल्चर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। आज किसी भी कंट्री का आप देखेंगे कल्चर प्योर नहीं रहा है, सब मिक्स कल्चर हो चुका है। आज सबसे ज्यादा आप देखिए कि आपकी जो थॉट है, आपका जो खाना है, आपका जो रहना है, लिविंग लाइफ स्टाइल है, वो कैसी हो चुकी है, वो सब चेंज हो चुकी है। आज प्योर लाइफ स्टाइल किसी की नहीं है। पूरी तरह से हमारी जो लाइफ स्टाइल हो चुकी है, हमारा जो कह सकते हैं कपड़े पहनने का तरीका देखिए, खाने का तरीका देखिए, ये सब चेंज हो चुका है। बर्गर है, पिज्जा है, फूड केक है, ये सब कहाँ थे इंडिया में, ये सब कहाँ से आए हैं, फॉरेन से आए हैं ना। क्योंकि जब फॉरेन के लोग यहाँ पे आए, उन्होंने हमको ये सब नई नई चीजें दी, हमने उनको बहुत सी चीजें दी हैं। तो कल्चर, इसको कहते हैं कल्चर, हमारा कपड़े पहनने का जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। ब्लू जीन्स मानी जाती है अमेरिका ने दी है, ब्लू जीन्स सबसे पहले अमेरिका में निकाली थी। तो जहां जहां ये ब्लू जीन्स है वो तो कह सकते हैं यूएस का एक कह सकते हैं फोकस कर रही है, यूएस को डायरेक्ट इंडिकेट कर रही है। तो हमारे यहाँ पे ब्लू जीन्स नहीं थी, बर्गर नहीं था। अगर आप कॉफी देखेंगे तो इंडिया में कभी कॉफी नहीं हुआ करती थी, कॉफी आई, चाय चीन से आई है, कॉफी अरब से आई है, और बर्गर पिज्जा पूरे वर्ल्ड से मतलब कह सकते हैं अगर आप देखेंगे तो चीन से कह सकते हैं ये चाउमीन जो कहलाती है वो आई है। बर्गर भी माना जाता है चीन से निकला है, कुछ फॉरेन से निकला है माना जाता है। और अगर आप आलू को देखेंगे तो आलू हमें पुर्तगालीजों से मिले थे। इसी तरह से प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालों ने हमको दी। तो जब वो लोग यहाँ पे आए तब उन्होंने अपनी नई नई टेक्नोलॉजी, अपना कल्चर बताया, हमको वो चीजें मिली।
हमारी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो चुकी है और माना जाता है कि आज जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से वेस्टर्न लाइफ स्टाइल हो चुकी है और हर कंट्री के वेस्टर्न लाइफ स्टाइल हो चुकी है। लेकिन जीन्स टी शर्ट ये हमारे इंडिया में नहीं चलते थे, ब्लू जीन्स आई, उसके बाद में अलग अलग जीन्सें आ गई। आज जो भी लाइफ स्टाइल है सब वेस्टर्न बेस पे चल रही है। तो माना जाता है कि पूरी जो लाइफ स्टाइल आज वर्ल्ड की होती जा रही है वो वेस्टर्न बेस पे चल रही है और वेस्टर्न में भी यूएस मेन है, यूएस को फोकस करके चल रही है। तो आज किसी भी कंट्री की खुद की संस्कृति कहाँ रह गई है, संस्कृति भी मिक्स हो गई है तो खत्म होती जा रही है। तो हमारा कल्चर खत्म हो रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि ठीक है ये ग्लोबलाइजेशन के कारण लाइफ स्टाइल बदल चेंज हुई है, लोगों की सोच चेंज हो चुकी है, लेकिन हाँ इसके कारण ये है कि पूरी वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ पे आ चुका है और हमारा खुद का कल्चर खत्म होता जा रहा है। हमारा कल्चर है ही नहीं। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंस भी हो जाता है कि जब दो या दो से अधिक देश के लोग आपस में मिलते हैं तो उनकी थॉट चेंज हो जाती है, उनकी सोच चेंज हो जाती है। तो ये कल्चर होता है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री का पूरी तरह से कल्चर को खत्म कर देना। और आज यूएस पूरी दुनिया का कल्चर कहीं ना कहीं खत्म करता जा रहा है, मानते हैं बहुत से पॉलिटिकल लीडर। और हम यूएस के बेस पर ही जा रहे हैं, मतलब जहां यूएस हमको लेके जा रहा है हम बस वहीं जा रहे हैं और हमारा खुद का कल्चर है ही नहीं। और आने वाले 50-100 सालों बाद हमारा कल्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका है या खत्म हो जाएगा। तो इसमें यह कंट्रोवर्सी है। नेक्स्ट है इंडिया एंड द ग्लोबलाइजेशन। अब भारत और वैश्वीकरण। तो भारत और वैश्वीकरण का क्या है? देखिए इंडिया में मैंने आपको बताया है कि इंडिया में तो एंशियंट टाइम से ही दूसरी कंट्रियों से ट्रेड चला है। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, लेकिन हमारा ट्रेड बहुत सी कंट्रियों से एंशियंट टाइम से ही चल रहा था। वहां से बहुत से लोग यहाँ आते थे, हम वहां जाया करते थे, तो मेल जोल मिलना जुलना ये सब चल रहा था। ब्रिटिशों के समय में भी हमारा पूरा रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था और वहां से पूरी तरह से उसको नया मटेरियल बन के वो यहाँ पे आ जाया करता था। तो और लेकिन जब हम आजाद हुए थे 1947 में, तो 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो हमने यही कहा था कि हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। तो हमने ना तो किसी चीज से कोई परचेस किया था सामान, ना इंपोर्ट किया ना एक्सपोर्ट किया। लेकिन बात यही हो गई कि इसी सोच के कारण कि हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ पे कुछ जगहों पर प्रोग्रेस हुई थी, लेकिन कुछ जगहों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं। जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी लोगों को नहीं मिल पाई, लोगों को रहने की फैसिलिटी नहीं हो पाई, एजुकेशन हमारे यहाँ के बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही थी। लेकिन बात वही हुई 1991 में भारत ने अपनी इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी उसमें सुधार किया और कहीं ना कहीं इस ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनने के लिए तैयार भी हुए थे। और उसी के बाद आज हमारी कंडीशन ये है कि हमारी इकोनॉमी भी पूरी तरह से बढ़ रही है। और आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि इंडिया में हम नए नए इनोवेशन करें और उनको पूरे फॉरेन में सप्लाई करें और वहां से नई टेक्नोलॉजियां यहाँ पे ले आएं। एग्रीकल्चर में बहुत सी नई टेक्नोलॉजियां फॉरेन से आ चुकी हैं और इसी कारण एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हमारे पास नई टेक्नोलॉजियां एग्रीकल्चर में नहीं थी। तो भारत का ग्लोबलाइजेशन से बहुत पुराना रिलेशन रहा है, ऐसा नहीं है आज का रिलेशन है। फिर रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, इसका प्रतिरोध, मतलब माना जाता है कि ये एक कंट्रोवर्शियल, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध, मतलब इसके में जो विवाद है, मतलब कंट्रोवर्सी है, वो क्या है? देखिए पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के लिए यह भी माना जाता है कि बहुत अच्छी चीज है, होना ही चाहिए, क्योंकि इससे हर कंट्री एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएगी, वॉर होगा नहीं और सब हर जगह पीस होगी। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो इसमें डेवलप कंट्री हैं, जो अमीर देश हैं, वो गरीब देशों का अपना गुलाम बना लेंगे अपने ट्रेड के थ्रू। और ये हुआ भी है और ये हो भी रहा है कि अमेरिका पूरी दुनिया में अपना ट्रेड बढ़ाता जा रहा है। तो गरीब देश क्या करेंगे? वो तो ट्रेड बढ़ा ही नहीं सकते, तो वो तो डिपेंड हो जाएंगे ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जैसे चीन है, चीन मान लो आज अफ्रीका में भी अपना ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, एशिया में तो कर ही रहा है, और साउथ अफ्रीका है। तो वहां के गरीब देशों में अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्टेब्लिश कर लेंगे जाके और उनको अपनी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो देश रहते हैं ना, वो उन देशों पे डिपेंड हो जाते हैं जो वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको सारी चीजें प्रोवाइड कौन करेगा? जो अमीर देश रहेगा, जो चीन रहेगा, वो पूरी दुनिया में मार्केट में चीजें सप्लाई कर रहा है और वो जब चाहेगा उन चीजों को रोक भी सकता है। तो वो ये कर सकता है ना कि समय आने पर उन चीजों को रोक दे। जब वो चीजें ही रोक देगा तो फिर लोग क्या करेंगे? उनकी जरूरतें पूरी कैसे होंगी? पहले लोगों की जरूरतें बना दो, फिर उन जरूरतों का फायदा उठाकर उसी चीज
को अपनी पॉलिसियों के थ्रू लोगों पे थोपा जाए। तो माना जाता है कि जो अमीर देश है वो अपना ट्रेड इतना बढ़ा रहे हैं कि वो जो गरीब देश हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं अमीर देशों के गुलाम बनते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उनका खुद का कल्चर कहाँ है। जो वहाँ पे रिच कंट्रियां हैं वो खुद का ही कल्चर फैलाती जा रही है। मेन वेस्टर्न कल्चर पे आज पूरी दुनिया चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पावरफुल कंट्री होती है उसका ही कल्चर पूरी दुनिया में माना जाता है। तो आज जो नॉर्मल कंट्रियां हैं, जो छोटी मोटी कंट्री है, उनका कल्चर नहीं रहा है और उनके खुद के लोग भी उस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज आप खुद सोच के देखिए कि आज आपका जो भी ड्रेसिंग सेंस है या जिस तरह से आप रहना चाहते हैं, इस चीज़ को आप चेंज नहीं करेंगे। भले ही आप मानेंगे कि हाँ ये वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन आप फिर भी चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि आज माना जाता है कि जो पावरफुल कंट्री कर रही है, जो उसी चीज़ पे लोग चल रहे हैं, तो वो चीज़ एक चल चुकी है, वो एक ट्रेडिशन में आ चुकी है। तो उस चीज़ को लोग चेंज भी नहीं करना चाहते, खुद लोग भी नहीं बदलना चाहते, तो खुद का कल्चर कहाँ रह गया है। तो ये होता है रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन के। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये बिल्कुल बेकार चीज़ है और इसमें छोटे मोटे जो लोग हैं, जो छोटे बिजनेस करना है, जिनकी छोटी फैक्ट्रियां हैं, छोटी शॉप है, उनका सामान कहाँ मार्केट में सेल होगा, क्योंकि जब बड़े बड़े वॉलमार्ट डी मार्ट आ ही रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है। तो ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो लोगों को जॉब फैसिलिटी कहाँ मिलेंगी, उनकी जॉब चली जाएगी। आज आप देख रहे हैं कि मोबाइल में ही वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, 3-3 4-4 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल में हो रही है। तो जब यही हो रहा है तो फिर लोग शादी पार्टियों में आने वाले टाइम के लिए फिर वीडियो रिकॉर्डर वाले को कहाँ बुलाएंगे। बहुत सी चीज़ें आप देख लीजिए, पहले लोग एसटीडीओ पे जाते थे बात करने के लिए, तो एसटीडी का बिजनेस आज कहाँ रहा है, क्योंकि मोबाइल हो गए, मोबाइल में आज नेट फ्री हो गया है। आज तो कह सकते हैं आप एसटीडी फ्री हो गया, आप किसी भी कंट्री में बात कर सकते हैं। पहले लोग बैलेंस डलवाया करते थे, आज ऑनलाइन बैलेंस डालने वाली चीज़ आ चुकी है कि आप घर बैठे बैलेंस डाल सकते हैं। पहले आप कोई भी सामान खरीदने के लिए शॉप पे जाते थे, लेकिन आज वो पूरा ऑनलाइन मार्केट हो चुका है कि आप घर बैठे किसी भी चीज़ को परचेस कर सकते हैं। तो जब आप मार्केट में जाएंगे ही नहीं तो दुकान वाले को पैसा कहाँ से मिलेगा, तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छा भी माना जाता है और ये भी माना जाता है कि इससे छोटे मोटे लोगों का तो बिजनेस पूरे तरह से ठप हो जाएगा और अमीर देश जो है वो गरीब देशों को अपना वापस एक बार फिर गुलाम बना लेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज है। ये कुछ लोगों का मानना है, पॉलिटिकल लीडरों का। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इससे लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं और बहुत अच्छी चीज है। इंडिया एंड द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। देखिए इंडिया में क्या माना जाता है, तो इंडिया में भी यही है, दो थॉट है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको इस ग्लोबलाइजेशन से अपने आसपास का जो वर्ल्ड है इसको समझने में हेल्प मिलती है, क्योंकि जब हम वहां जाएंगे ही नहीं, ना वहां के लोग यहाँ आएंगे, तो हम उनको कैसे समझेंगे, ना हम उनको समझेंगे, ना उनसे कोई हेल्प ले पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूसरे देशों के लोगों ने सॉल्व कर दिया है। इंडिया ने भी दूसरे देशों के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो ऐसा माना जाता है कि जब पूरा कनेक्शन बढ़ता है, एक कम्युनिकेशन बढ़ता है दो देशों के लोगों के बीच में, दो कंट्रियों के लोगों के बीच में, तो दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताते हैं। हो सकता है हमारी कोई बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी दूसरे देश के लोगों के पास हो, या हमको कोई ज़्यादा समझने वाला हो, इसलिए हमको ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और दूसरे देशों का इंडिया में भी आना चाहिए, हम भी वहां जा रहे हैं। तो इससे एक जो माना जाता है, जो अगेंस्ट है, विरोध है, वो खत्म होएगा, मेल जोल बढ़ेगा, एक ट्रेड बढ़ेगा, समझेंगे, वॉर होगा नहीं, एक पीस स्टेब्लिश होगी। लेकिन कुछ लोग यही कहते हैं कि इंडिया में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आ चुकी हैं और आती जा रही हैं, तो बिजनेस किसका होता जा रहा है, सारा मल्टीनेशनल कंट्रियों का। हमारा इंडिया का पैसा कहाँ जा रहा है, आज बाहर जा रहा है, जबकि इंडिया का पैसा अगर इंडिया में ही होता तो और ज्यादा डेवलपमेंट बढ़ता। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि नहीं, ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेकार है। इससे ही आज जॉब की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इसी के कारण हुई है, क्योंकि दूसरे देशों के लोग हमारे भारत में आ चुके हैं, वो यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो अगर वो यहाँ आ गए हैं तो हमको जॉब कौन से मिलेगी। जब दूसरे देश के एजुकेटेड लोग इंडिया में आके जॉब करने लगेंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को जॉब फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसी तरह से अमेरिकन में भी ये चलता है कि इंडिया के बहुत से लोग अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों का ये कहना रहता है कि अमेरिका के लोगों को जॉब कहाँ मिलेगी। और हर कंट्री में यही कॉन्सेप्ट है कि आज ग्लोबलाइजेशन के कारण एक तरफ तो पूरी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन के कारण दूसरे देशों में ये डर भी हो गया है कि अगर उनके वहां पे दूसरे देशों के लोग आ गए तो उनके लोगों को जॉब फैसिलिटी नहीं मिलेगी, या जो फैसिलिटियां मिलनी चाहिए नहीं मिलेंगी। तो इसके कारण दो थॉट है कि कुछ लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़िया है, इससे लोगों को हेल्प मिलती है, समझने में हेल्प मिलती है, नई नई टेक्नोलॉजियां मिलती हैं। तो दूसरे ये लोग को कहते हैं कि उन्हीं टेक्नोलॉजियों के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और हमारे अधिकार हमारे हाथ से जा रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।